एक स्पेशल सीरीज जिसका एक और एपिसोड आज आप तक पहुंचेगा। स्पेशल सेगमेंट में हमारी कोशिश रहती है कि आपके भी सोशल मीडिया के जरिए सवालात आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनका भी जवाब लिया जाए। लेकिन कई अहम तरीन मौज़ूआत जिनमें इससे पहले हमने मंशियात पर बात की, उसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग के ताल्लुक से बात की, जो सवालात आपके मन में थे, आपके जहन में, वो अपने मेहमानों से, ख़ास शख्सियात जो इस प्रोग्राम में आती रहीं, उनसे, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम करने वाले लोग, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उनसे इनके जवाब तलाशे। लेकिन अब चूंकि हमारा मेंटल हेल्थ या इलनेस के ताल्लुक से भी सवालात आपके आते हैं, तो इस पर मुसलसल हमने बात की है और 12 एपिसोड्स अभी तक हो चुके हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों से, मुख्तलिफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, वक्त दिया है और कई मारूफ शख्सियात, माहिर नफ्सियात या जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ खित्तों से हमें ज्वाइन करते रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हमें ज्वाइन किया, श्रीनगर से, जम्मू से, जीएमसी से हमें ज्वाइन करते रहे, एसोसिएटेड हॉस्पिटल से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े। बुनियादी मकसद ये कि जो डिप्रेशन एक आम जबान में जिसको कहा जाता है या मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से जब बात होती है, तो मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ की जब रिपोर्ट्स आई तो बड़ा हैरान कुन इंकिशाफ उसमें हुआ। और मकामी सतह पर, लोकल लेवल पर जब इस खित्ते की दोनों रीजन्स को, हम जम्मू और कश्मीर प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो सिचुएशन यहाँ भी बिल्कुल बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के मुकाबले को अच्छी नज़र नहीं आती और डिफरेंट भी हैं। मामलात शायद अलग नज़र आएँ, लेकिन डिप्रेशन में इस वक्त ऐसे अफराद जो मुलव्वस हैं या डिप्रेशन का शिकार अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और कई बड़े प्रेस्टिजियस इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स में भी इस तरह की तस्दीक की गई है। मज़ीद इस ताल्लुक से गुफ्तगू शनीद करेंगे और आज हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान शरीक गुफ्तगू डॉक्टर दीबा नज़ीर साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात हैं, वादी कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीबा साहिबा, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग प्रोग्राम सलाम जेके में वेलकम आपको कहेंगे। शुरुआत ज़रा इसी से कि पहले तो अगर आम ज़बान में इसको समझना हो, लोगों से बात करनी हो, उनको बताना हो कि डिप्रेशन जो शायद एक लफ्ज़ या फिर एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल करके कई बार चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, असल में ये डिप्रेशन क्या है और वाकई में ये इतना बड़ा मर्ज़ है कि तमाम बीमारियां या तमाम मर्ज़ जिसका शिकार बाद में जाकर इंसान होता है, उसकी बेसिक वजह या जड़ असल में वो डिप्रेशन है। जी, डिप्रेशन यहाँ देखा जाए हमारे कल्चर में एक कॉमन नेम यूज किया जाता है फॉर एवरी साइकाइट्रिक इलनेस। लेकिन डिप्रेशन अगर हम देखा जाए ये एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, इसके बहुत सारे वजूहात होते हैं। कोई डिप्रेशन ऐसा होता है कि जिसमें कोई वजह होती है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्ट्रेस या एग्जाम स्ट्रेस, मतलब कोई ना कोई रीजन है। लेकिन बहुत सारे मतलब कुछ डिप्रेशन जो होता है वो ऐसा भी होता है कि जिसमें कोई वजह नहीं होती। इट इज ऑल बायोलॉजिकल। इट मींस इसमें एनवायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं, सोशल कॉजेज भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं, जिसमें जो हमारे ब्रेन में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमें खुश रखते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं या हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो निकलते ही नहीं है। या डिप्रेशन प्रेगनेंसी के बाद होता है या प्रेगनेंसी के दौरान होता है, या विंटर डिप्रेशन, इस मौसम में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं केसेस। तो या सीजनैलिटी, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर में भी डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन बहुत सारे वजूहात। इसमें एक चीज़ है कि इसमें लो मूड, मतलब दिल तंगी जी, जो इंसान पहले काम करता था उनका वो अब काम करने का दिल नहीं करता और एनर्जी नहीं रहती। तो ये सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हों और जो ये पूरे दिन रहे, फॉर एग्जाम्पल ये ना हो कि मैं अभी थोड़ा लो फील कर रही हूँ और 10 मिनट के बाद मैं अपनी फ्रेंड्स का एंजॉय करती हूँ, तो ये डिप्रेशन के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। इट शुड बी फॉर एवरी डे। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर ये रहता है, प्लस साथ में इसके अदर सिम्टम्स भी है, जैसे कंसंट्रेशन नहीं रहती, अटेंशन नहीं रहती, नींद या तो ज्यादा आती है या कम आती है, या भूख नहीं लगती या भूख ज्यादा लगती है, खुद को तकलीफ देने या खुद को मारने के ख्यालात आते हैं, ऐसे ऐसे और भी चीजें डिप्रेशन में। या फिर जिस काम करने में पहले दिल लगता था उसमें अब दिल ही नहीं लगता। तो ऐसे सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल होंगे तो हम कहते हैं हाँ जी डिप्रेशन है। फिर उसके भी अंडरलाइंग हमें देखना होता है, क्या ये किसी वजूहात की वजह से है या विदाउट एनी रीजन जो है ये शख्स ऐसा महसूस कर रहा है। डॉक्टर साहिबा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर अब कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए अफराद खाना जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है,
और साथ ही साथ उस मर्ज से, उस डिप्रेशन से उस शख्स को बाहर निकाला जाए? देखिए, मैं वही कहा, सोशल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल सपोर्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकाइट्रिक इलनेसेस में। जी। यूजुअली देखा जाता है हमारे कल्चर में, जब भी कोई इंसान कहता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, डेफिनेटली दीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको समझते नहीं है, कहते हैं जी आप नमाज पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, जो कि बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म है। लेकिन ये भी देखना है कि ये बंदा ऐसा फील कर रहा है, ये शख्स ऐसा फील कर रहा है, क्योंकि ये दूसरे इंसानों को पता नहीं चलता। जी। इनके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर कोई बार बार आपसे कहता है कि मैं दुखी हूँ, मेरा दिल खुश नहीं है, इसको उतना ही सीरियसली लेना है जैसे किसी कोई गिर गया और फ्रैक्चर हो गया तो हम एकदम से ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। जी। साइकाइट्रिस्ट के पास इंसान बहुत लेट आता है, हाँ। या फिर तब जब ये बच्चा या ये शख्स सेल्फ हार्म करने लगता है, जब पहला कट लगता है नहीं अब तो हमें ले जाना चाहिए। तो हाँ, डिले फैमिली की तरफ से भी बहुत होता है, क्योंकि दैट इज क्राई फॉर हेल्प। कभी कभार सेल्फ हार्मिंग, एग्रेशन, एजिटेशन, वापस जवाब देना, इट इज क्राई फॉर हेल्प। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान खुद सफर कर रहा होता है, किसी को नहीं बोलता, चुप रहता है। लेकिन फैमिली मेंबर्स को तब पता चलता है जब वो एग्रेसिव हो जाता है, जब वो एजिटेट हो जाता है, जब वो खुद को हार्म करने लगता है। तो फैमिली का यही है कि अगर कभी कोई बोले कि मैं सैड हूँ, आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे दिखाओ, अगर आपको अभी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। अगर जी। उन्हें लगेगा नहीं जी इसको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि एट टाइम्स ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, क्योंकि ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाते हैं। और साथ में काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज, अगर कोई फैमिली इश्यूज है, फैमिली इंटरवेंशन की जरूरत है, वो भी होता है। अगर कोई पर्सनल इशू है तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से एटलीस्ट इंसान बाहर निकल आता है। तो डॉक्टर फैमिली दीपा, बहुत बड़ा रोल, चूंकि आपका सिर्फ डेली सपोर्टिव बेसिस, रोल फैमिली दे जी सकती है। आपका चूंकि डेली बेसिस पे आपका लोगों से मुलाकातों का एक सिलसिला चलता है, बहुत सारे लोगों का आप इलाज करते होंगे, क्या एक तो ये कंफर्म आप कर पाएंगे कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ ये तादाद बढ़ी ही है? हम इसी प्रोग्राम में 2 दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे, एक मारूफ डॉक्टर हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि 91 में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो 2004-2005 तक डेली बेसिस पे 10 या 15 या 7-8 पेशेंट आते थे, जो एवरेज थी। और आज वो बताते हैं कि 150 एक हॉस्पिटल, 150 दूसरे में। ये असल में तादाद क्या है? वाकई में ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है? जो डिफरेंट सर्वेज भी हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हॉस्पिटल्स में रश भी बढ़ रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया, हर कोई जो केसेस थे बिल्कुल डिफरेंट आते थे, आज बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो केसेस बिल्कुल जितने हम ओपीडीज तब देखते थे, डेफिनेटली डबल हो गया है आज। जी। वही जो हम मंशियात की भी बात करें, जो हम उस वक्त देखते थे, समझो कि चरस गांजा था, फिर जब मैंने 2019 में उसी जगह पोस्टिंग दी तो मैंने देखा नहीं हेरोइन आ गया है, लेकिन हेरोइन चेजिंग आ गया है। अगर मैं आज जाती हूँ, 90% जो हमारे पास आते हैं वो आईवी यूजर्स आते हैं। सेम इज द केस विद डिप्रेशन। अगर पहले सिर्फ एल्डरली आते थे या मिडिल एज आते थे, आज छोटी छोटी बच्चियां आ रही हैं, लाइक 13 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। अच्छा, मतलब इसमें यंगर एज ग्रुप आ रहा है फॉर हेल्प। डॉक्टर साहब, एक चीज, जहां हमने बच्चों की बात की है, तो इसमें क्या फैक्टर रहता है बच्चों को? बड़ों का तो समझ आता है, चाहे वो माली हालत हो उनकी या कोई भी बड़ों की, तो लेकिन बच्चों की इस तरह से तादाद आना, ये कहीं ना कहीं इसमें एक ट्रेंड भी चलता जा रहा है, और उसकी क्या वजूहत है बच्चों का इसमें आना डिप्रेशन में? देखिए, बच्चों में भी अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको कहा, ये सोशल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल। चांसेस है अगर पेरेंट्स में से किसी को डिप्रेशन हो तो जेनेटिक रीजन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, जेनेटिक। और जी। बच्चों में डिप्रेशन से ज्यादा अटेंशन, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, ओडीडी, ये इसी तरीके के डिप्रेशन के टर्म्स है, डीएमडीडी, इस तरीके के टर्म्स है। और डिप्रेशन भी आता है, पहला जेनेटिक, दूसरा एग्जाम स्ट्रेस, कंपटीशन हो गया है, critical comments from the parents as well, that can be a reason। या फिर peer influence खुद बच्चे में भी, कि अगर दोस्त को है तो बच्चा सीखता है, तो या फिर एग्जाम स्ट्रेस बच्चे में बहुत बड़ा फैक्टर आता है अगर देखा जाए डिप्रेशन के रिलेटेड। या इंटरपर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंट और मदर में, फादर मदर में इख्तिलाफात है, वो डेफिनेटली बच्चे के जहन पे असर करता है। तो ये हमारे पास रीजंस आते हैं फ्रॉम चिल्ड्रन। क्या बच्चे को ज्यादा एग्जाम बच्चे स्ट्रेस को और एक पेरेंट की जानिब से अगर बच्चे को वो टाइम ना दे पाए, तो क्या ये भी एक वजह बन सकती है? एक्चुअली पहले कॉन्सेप्ट था क्वांटिटी ऑफ टाइम,
अब क्योंकि मदर्स भी वर्किंग है बहुत जगह, मतलब मेनी फीमेल्स, तो अब क्वालिटी टाइम चेंज हो गया है कि हाँ, अगर आप ड्यूटी से आ रहे हो, जो वक्त बाकी है वो आपको क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करना है जी। ताकि बच्चा डिप्राइव ना हो। इन केस अगर बच्चे की लाइफ में स्कूल में कोई स्ट्रेसर है और वो माँ से बात करने आता है या फादर से बात करने आता है, वो कहते हैं हम ऑलरेडी थके हुए हैं, अब तुम्हारा भी सुने। लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई और सुनेगा, जब कोई और सुनेगा तो वो गलत ही सीखेंगे बच्चे, बिकॉज फिर यही बच्चियां दे टेक हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। जी जी। किसी और शख्स अगर उनको दिखाता है कि हम इम्पोर्टेंट है, दे गेट डाइवर्टेड। तो टाइम करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, क्वांटिटी ऑफ टाइम जरूरी नहीं है पूरे दिन बैठो, लेकिन जिस 1 घंटे बैठो वो 1 घंटा बच्चे का ही हो। अच्छा, वक्त पर आपने काउंसलिंग या इलाज की बात की है। एक किस्म का एक हमारी नज़र में तो सोशल स्टिग्मा ही है। दाएं बाएं जब हम देखते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, वो शायद इस बात से भी कतराता है कि मैंने अगर डॉक्टर से रुजू किया, कंसर्न लोगों तक पहुंचा, तो शायद मुझे वो जो पागल वाला टैग है वो लगा दिया जाएगा। वाकई में ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका है कि अगर किसी को डॉक्टर से कांटेक्ट करना भी है, काउंसलिंग के लिए कोई जाना भी चाहता है, लेकिन दाएं बाएं जो उसका माहौल है वो उसको इजाजत नहीं दे रहा इससे बाहर निकलने की। स्टिग्मा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अगर हम देखा जाए स्टिग्मा भी कम होता गया है। पेरेंट्स खुद हेल्प के लिए आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, यही ये स्टिग्मा कम हुआ है, ये हमारी तादाद ही दिखा रही है कि पहले कितने कम आते थे, अब कितने ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं। और जी इसीलिए गवर्नमेंट ने टेलीमानस, जो हमने इससे पहले भी शायद किसी ने जिक्र किया हो, जी। टेलीमानस है जहां आप ऑन फोन कॉल साइकाइट्रिस्ट से भी बात कर सकते हो, इवन प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और काउंसलर्स 24/7 अवेलेबल है। ये जी। इसी स्टिग्मा की वजह से है, जो नहीं आ पा रहा है। कम से कम अगर पेरेंट को लग रहा है कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो काउंसलर से बोल सकता है क्या ये सिम्टम्स हैं, क्या आपको लगता है मुझे दिखाना चाहिए, क्या आप मेरे को साइकाइट्रिस्ट से कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली 5 डिजिट नंबर है 14416। आप फोन करके 24/7, साइकाइट्रिस्ट भी ऑन कॉल है, 24/7 काउंसलर भी ऑन कॉल है। ये गवर्नमेंट ने इसी स्टिग्मा के लिए किया है कि अगर कोई नहीं मिलने आ सकता है, एटलीस्ट हो सकता है इस फोन कॉल के दौरान अगर वो हमसे अकेले में मिलना चाहता है, एक सेपरेट रूम में मिलना सकता है, वो फोन पे ही अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकता है। एक तो फाइनल इसी स्टिग्मा से ये भी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला है। जी, एक फाइनल चीज़, जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं टेलीमानस के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से आपसे मुलाकात होती है, काउंसलिंग करते हैं, क्या रिकवरी का कितना इसमें चांसेस हैं? मैक्सिमम लोग किस नौइयत के जो आपके पास आते हैं, डिफरेंट एज कैटेगरी वाले, इसमें नौजवान भी हो सकता है, बुजुर्ग भी, ख़वातीन भी हो सकती हैं, मर्द हजरात भी, लेकिन जब आपके पास आते हैं मैक्सिमम लोग जो इंतहाई किस्म का डिप्रेशन जिसकी मुख्तलिफ टाइप्स आपने बताई, और अगर कोई इस स्टेज पर पहुंच गया जहां से वापस आना उसका मुश्किल है, रिकवरी के ताल्लुक से कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि पॉसिबल है कि वापस वो पहले वाली कंडीशन में आ सके जहां चीज़ें पहले शायद उसके लिए बेहतर थी? देखिए, जो साइकाइट्री है इसमें कुछ डायग्नोसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोसिस, जी स्किज़ोफ्रेनिया, वो एक लाइफ लॉन्ग इलनेस है, लेकिन आज हमारे पास वैसी दवाइयां हैं कि ये जो पेशेंट है ये सोसाइटी में अच्छे तरीके से जी सके, मतलब विद मेडिकेशन। जो पहले वो चेन्स वगैरह में बंद करते थे या घर में बंद, वो जरूरत नहीं पड़ती। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक लॉन्ग लाइफ इलनेस है। ऐसे ही क्रॉनिक डिप्रेशन रह सकता है रेजिस्टेंट इन पेशेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर 100% है, 20% पेशेंट्स में रेजिस्टेंट डिप्रेशन रह सकता है। इट इज सेम जैसे डायबिटीज है, जैसे हाइपरटेंशन है। लेकिन 80% में पूरा 100% रिमिशन अचीव होता है विद मेडिकेशंस। ऐसा भी होता है कि हम कोर्स बंद भी कर लेते हैं और पेशेंट 10-15 साल ठीक रहता है। रिलैप्स तो हर एक बीमारी में है, रिलैप्स स्किन डिसऑर्डर्स में है, रिलैप्स हर एक इलनेस में। लेकिन रिलैप्स की वजह से हम सोचेंगे शायद अगर एक बार दवाई खाई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और इन केस फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा क्रॉनिक डिप्रेशन है और एक टैबलेट खाने से उसकी पूरी जिंदगी डे टू डे लाइफ अच्छी रहती है, तो इस बीमारी को एज हाइपरटेंशन, एज डायबिटीज ट्रीट करना है। जैसे हम उस डॉक्टर को नहीं पूछते जी ये शुगर की दवाई कब तक खत्म होगी, नहीं पूछते। हाइपरटेंशन कब तक, ये पता ही लाइफ लॉन्ग है। जैसे वो रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अगर एक टैबलेट 2 टैबलेट से आपकी लाइफ कंप्लीटली बेटर रहती है, देयर इज नो हार्म। और अगर रिकवरी बोले 50 to 60%, 70% रादर ऑफ साइकाइट्रिक इलनेसेस दे रिकवर। एक फाइनल चीज़, आसान लफ्ज़ों में अगर ये समझना हो, घर के अंदर कोई मुसीबत हो, कोई नौजवान अगर इस तरीके से बेचैनी का, घबराहट का, डिप्रेशन का शिकार है, पता कैसे आसानी से लगाया जाए? क्योंकि पिछले 1.5 साल का डेटा हम उठाकर देखते हैं तो पता चलता है
कि बड़े इंस्टीट्यूट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का घर वालों को ही पता नहीं चल सका कि वो किसी परेशानी से गुजर रहा है और बाद में सुसाइड तक बात पहुंच गई है। इससे पहले कि कोई गलत कदम जहां जिंदगी खत्म हो जाए या कोई जिंदगी की जंग हार जाए, उससे पहले किसी को रोकना हो, आसान तरीका क्या है? कैसे पता लगाया जाए घर के अंदर ये नौजवान है, ये परेशान है, इसको कोई मुसीबत है, तो उसको अपनी तरफ वापस रागिब किया जाए? जैसे आपने सुसाइड की बात की तो मैं इसी के सिम्टम्स बता सकती हूँ जी। क्योंकि हर किसी के अलग अलग है। इवन चिल्ड्रन में सब्सटेंस के अलग है कि कोई मंशियात तो नहीं करा। अगर सुसाइडल तो कभी कभार इंसान बहुत चुप भी रह सकता है, अलग थलग रह सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बातें करने लग जाता है। ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल उस बंदे ने जो वो अपने सारे मतलब वो बताता है मेरी यहाँ ये पॉलिसी है, जी मैंने यहाँ ये सेव कर रखा है, मतलब जो अपने इंपॉर्टेंट पोजेशंस है उसके बारे में फैमिली को बताने लगता है जी। या एग्रेशन थ्रो करने लगता है, इरिटेबिलिटी थ्रो करने लगता है। कभी अभी होता है कि इसी दौरान इंसान मंशियात में चला जाता है। तो अगर कोई भी बिहेवियरल चेंज आपको लगे, चाहे वो पॉजिटिव है या चाहे नेगेटिव है, तो फैमिली को देखना चाहिए ये क्यों है। या कई बार ऐसा होता है कि वो रस्सियां जमा करने लगता है, ऑनलाइन रैट किलर्स देखने लगता है, बाहर जाता है, ब्लेड चाकू अपने पास रखने लगता है, या रूम लॉक करके बैठता है, बहुत कम अपने फैमिली में बैठता है। तो ये जरूरी पूछना है कि आखिर कर क्या रहा है, इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है, रोने लगता है। और बहुत बार क्योंकि ये एक मिथ है कि अगर कोई इंसान ये बोलता है मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, क्योंकि उसने 10 बार बोल चुका है अभी तक मैडम ये नहीं करेगा। मैंने कहा ये 10 बार बोल चुका है तो चांसेस है यही करेगा, क्योंकि बहुत बार ये रिसर्च कहता है कि अगर कोई इंसान बोलता है या बच्चियां बोलती है मैं खुद को हार्म करूंगी, जी मैं, फिर कहते हैं कि अरे ये तो पिछले 1 साल से बोल रही है, ऐसे कभी किया नहीं। तो यही लोग कभी इम्पल्सिविटी में ये एक्ट कर लेते हैं और इनकी शायद नीयत भी नहीं होती है कि हम जी हैं हम मर जाएं, लेकिन ये हो जाता है। तो अगर कोई इतना ही कहे मेरा मूड खराब है, या कहे मैं खुद को मारना चाहता हूँ, या सिर्फ इतना ही कहे काश मैं मर जाती, इनके वर्ड्स ऐसे होते हैं ये दुनिया तो कुछ नहीं है, काश मैं मर जाती, सब कुछ खाली है, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरा होना ना होना एक बराबर है, कि मेरे रहने से आप लोगों को प्रॉब्लम ही हो रही है, अगर मैं मर जाती आप लोगों के लिए बेहतर होता। तो यूजुअली ये वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो उसी वक्त आपको लगना चाहिए कि हेल्प की जरूरत है। डॉक्टर दिवा नज़ीर, थैंक यू सो मच मॉर्निंग शो में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में ज़रूर वक्त होगा तो दोबारा कभी मुलाकात आपसे होगी और आपके सवालों के जवाब जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं इस ताल्लुक से सवालात, उनका जवाब तलाशने की कोशिश होती है।